तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आज का टॉपिक इनफर्टिलिटी इन वुमन, औरतों में बांझपन। तो औरतों और मर्दों दोनों में बांझपन के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स की गड़बड़ी है। तो औरतों में कई बार पिकॉस, पिकॉर्ड या फाइब्रॉइड की वजह से बांझपन हो जाता है। कई बार फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह से भी बांझपन होता है। तो वजह कोई भी हो, दूसरी सभी बीमारियों की तरह बांझपन के पीछे भी हाई इंसुलिन और हार्मोन इम्बैलेंस ही वजह होती है। तो अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम्स पे काम कर लें तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो इंसुलिन रेगुलेट करने के लिए आपको वेट लॉस डाइट प्लान 2 और जो फास्टिंग डाइट है वो करनी है। तो ये दोनों डाइट प्लान जो हैं उनके वीडियोस मैंने बना रखे हैं। तो 15 डेज वेट लॉस डाइट प्लान 2 और 15 डेज तक फास्टिंग डाइट करनी है। अच्छा, कब तक करनी है? जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो जाए। और बहुत इम्कान है, कुछ अब डिपेंड करता है कि आपकी हालत कैसी है। मतलब अगर पिकॉर्ड या फिर फाइब्रॉइड है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो सिस्ट होती है, उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो वो जल्दी ही रिमूव हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है, तो आपको घबराना नहीं है। और जब तक आपकी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म ना हो जाए तब तक आप ये डाइट करें। अच्छा, एक बार आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो फिर आप जो है फास्टिंग डाइट छोड़ दें, फास्टिंग डाइट ना करें। फिर इतना लंबा फास्ट नहीं रखें। आप अपने सीधे सीधे जो वेट लॉस डाइट प्लान 2 है वो करें। वो डाइट प्लान जो है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा डाइट प्लान है। उसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, सभी कुछ है, और हाई प्रोटीन और फैट तो है ही साथ में। इसके अलावा आपके ग्लैंड्स ठीक से हार्मोन्स रिलीज़ कर सकें, इसके लिए ग्लैंड्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और ग्लैंड अपना ठीक से काम कर पाएँ सभी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में चर्बी यानी कि फ़ैट इस्तेमाल करें। फ़ैट या चर्बी जब भी बोलती हूँ मैं, मतलब एनिमल फ़ैट, जो जानवरों की चर्बी होती है उससे निकला हुआ जो घी होता है उसी में ही आप अपना खाना बनाएं। वो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस जो है प्रेगनेंसी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो हार्मोन्स तभी आपके बैलेंस होंगे जब आपके ग्लैंड्स ठीक से काम करेंगे। और ग्लैंड्स के ठीक से काम करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक एनिमल फैट यानी कि चर्बी, और दूसरा थोड़ी क्वांटिटी में आयोडाइन और सेलेनियम ज़रूरी हैं ये आपके ग्लैंड्स के ठीक से काम करने के लिए, जिससे ग्लैंड्स ठीक से हार्मोन रिलीज़ कर पाएँ। तो आपका खाना जो है वो अपना खाना जो नॉर्मल डेज़ का रोज़ का होता है वो चर्बी में बनाएं आप। और आयोडाइन के लिए सी कैल्प जो होती है, या फिर सी फूड, अगर सी फूड आपको मिल पाता है तो सी कैल्प या सी फूड बेस्ट सोर्स है आयोडाइन के लिए। और सेलेनियम के लिए आप रेड मीट और ऑर्गन मीट जैसे कि लीवर या फिर किडनी, इस टाइप का जो रेड मीट में भी अच्छी क्वांटिटी में होता है, उसके अलावा लीवर में भी अच्छी क्वांटिटी में होता है सेलेनियम। तो ये आप अपने खाने में इस्तेमाल करें। अच्छा, रेड मीट तो वैसे भी बीफ का और ये बफेलो का जो रेड मीट होता है ये वैसे भी हर एक प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने में बहुत हेल्प करता है, आपकी बॉडी को बहुत ताकत देता है। और दूसरे प्रोटीन के मुकाबले ये प्रोटीन जो है रेड मीट वाला, ख़ास तौर से बीफ और बफेलो का और ग्रास फेड मिल जाए तो बेस्ट है। वो आपको आपकी बीमारियों से बाहर निकालने में और आपकी बॉडी के को बनने में, बॉडी के अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने में बहुत आपकी हेल्प करता है। तो अपने खाने में एक अच्छी क्वांटिटी आप रेड मीट की ज़रूर रखिए। अच्छा, डाइट में सलाद की जो बात है, तो सलाद ऐसा है, कच्ची सब्ज़ी कई बार आपको गैस भी करती है। तो अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप ये कच्ची सब्ज़ी जो है सलाद नहीं खाएं। फ्रूट्स ले सकते हैं सुबह में। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ धूप नहीं निकलती है, मौसम बहुत ठंडा सा रहता है, धूप बिल्कुल नहीं निकलती है, बहुत कम, जैसे हमारे यहाँ इंग्लैंड का मौसम है, यहाँ पर धूप बहुत कम निकलती है, तो इस मौसम में भी सलाद का और
इसका ये जो मैंने ग्रीन जूस बताया है कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत हाई होता है। तो अगर धूप आपके यहाँ अच्छी निकल रही है, मतलब टेम्परेचर कोई 30 के करीब है, 28-30, तो ये आपकी हेल्प करेगी, ये जो कच्चा सलाद और ये जो है जूस। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर जो है बहुत लो में जा रहा है और धूप बिल्कुल नहीं निकलती है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से ठंडी भी है और धूप भी नहीं निकल रही है, तो फिर आपको कोशिश करें कि ये ग्रीन जूस जो है वो और सलाद जो है वो भी ना ही खाएं, तो आपको लिए सही रहेगा। क्योंकि आप खाओगे तो फिर आपको ब्लोटिंग और गैस हो सकती है। बाकी आप अपना देख लो, मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ, जब पूरी हो जाएगी तो मैं एक इस चीज़ पे पूरी एक वीडियो बनाऊँगी रॉ फूड के ऊपर, मतलब कच्चा सलाद और ये जूस वगैरह ले सकते हैं या नहीं। तो अभी मेरा चल रहा है तो मैं आपको बताए दे रही हूँ जितना मुझे मालूम है उसके लिए। वरना फिर आपको अगर धूप के बिना आप खाओगे और ठंडे मौसम में तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है इस चीज़ से। तो आपको जो है अपनी डाइट में हर बार मैं बताती हूँ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी डाइट जो है हाई प्रोटीन और हाई फैट वाली होनी चाहिए। बाकी आप चीज़ें लेते हो तो ले लो थोड़ी बहुत, कोई प्लांट्स के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। उसके अलावा जब अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो मैंने बता दिया आपको किस तरह से डाइट करनी है। और उसके अलावा जब प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी बॉर्न हो जाए उसके बाद भी आपको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और हाई फैट रखना है, जिससे कि आपका दूध जो है अच्छा बने अच्छी क्वांटिटी में। क्योंकि अगर आपका इंसुलिन हाई होगा, आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोगे तो फिर आपका इंसुलिन हाई होगा, और इंसुलिन जब तक हाई रहेगा तो दूध बनने में प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन आपको अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब सॉरी दूध नहीं बन रहा है इसका, नई माँ के बेबी बॉर्न होने के बाद दूध कम बन रहा है बहुत ज़्यादा या फिर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको अपने इंसुलिन पे काम करना है इस चीज़ के लिए। तो आपका इंसुलिन अगर लो रहेगा, यानी कि आप लो कार्ब डाइट लोगे, यानी कि हाई फैट और हाई प्रोटीन वाली डाइट लोगे, तो फिर आपका इंसुलिन जो है कंट्रोल में रहेगा और आपका दूध अच्छा बनेगा। उसके अलावा जब आप अपनी डाइट में अच्छे से प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन रखते हो हाई क्वांटिटी में, तो फिर आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी, पेट में अगर बच्चा है तो पेट में भी, और पेट के बाहर आ गया है तब भी उसकी ग्रोथ के लिए, उसका दिमाग बनने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा आप कोशिश करें कि आपके पास आयोडाइन भी आपके खाने में होना चाहिए, जब आप प्रेग्नेंट हो तब भी और आप जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तब भी। क्योंकि आयोडाइन के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ मैं बता दे रही हूँ क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेगनेंसी के लिए। तो आयोडाइन जो होता है वो आप के बच्चे के दिमाग बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और दिमागी प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह बच्चे को कोई नहीं होगी, आईक्यू उसका अच्छा होगा। आयोडाइन की कमी अगर रह जाती है प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर बच्चा जो है दिमागी कमज़ोर भी पैदा हो सकता है। तो इस चीज़ की तरफ आप ध्यान दें। आपके खाने में या तो सी फूड अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, जैसे कि झींगा, समुद्री मछली, इस टाइप की चीज़ें। और उसके साथ ही आप कोशिश करें, अगर कैल्प मिल पाती है आपको, सी कैल्प बेस्ट सोर्स होता है, तो सी कैल्प का आप एक कैप्सूल ले सकते हो, या फिर पाउडर फॉर्म में मिल जाए तो 1 टीस्पून या फिर हाफ टेबल स्पून सबसे अच्छा रहता है। पानी में उसे थोड़े से 50 या 100 ml पानी में घोलो और पी जाओ उसको। थोड़ा सा फिशी टेस्ट होता है मगर पी लोगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। और नॉरी शीट चाहो तो वो भी ले सकते हो आप। मैंने आयोडीन पे पूरा एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसमें आयोडीन आपको किस तरह से लेना है, आयोडीन की कमियाँ की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सब मैंने बता रखा है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा जो बाधा होती है वो तब भी आती है जब आप पिकॉस पिकॉर्ड या फाइब्रॉइड से जूझ रहे होते हो। तो मैंने पिकॉस पिकॉर्ड फाइब्रॉइड के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, आप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, तो आप वो ज़रूर देखो। इंशाल्लाह आपको बहुत इम्कान है कि इस तरह से डाइट फॉलो करके अगर समझ के करोगे
तो फिर आप ये बहुत ज़्यादा इम्कान है कि 1 साल के अंदर ही आपको बेबी हो जाए। तो आप इस डाइट को फॉलो करो। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए और हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो पाए, कीटो डाइट इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कीटो किस तरह से करनी है, कैसे कर सकते हैं, मैंने इसके लिए वीडियो दे रखी है, वेट लॉस डाइट प्लान 2 और फास्टिंग डाइट। तो वो आप दोनों डाइट्स करिए, 15 डेज वेट लॉस प्लान 2 और 15 डेज तक फास्टिंग डाइट। तो उसमें आप सुबह में जो वेट लॉस वाले डाइट है, वेट लॉस प्लान 2, वेट लॉस डाइट प्लान 2, उसमें सुबह में आप चाहो तो फ्रूट ले सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। प्लांट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं, फिर भी अगर चाहो तो ले सकते हो, 400-500 ग्राम ले लोगे रिफ़्रेशमेंट के लिए तो ठीक है। और रॉ वेजिटेबल्स जो हैं वो जो हैं सबको सूट नहीं करती हैं। हालांकि मैं इस पे अभी रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन रॉ वेजिटेबल में जो मैंने सैलेड और जूस बताया है आपको दोपहर के टाइम पे, तो वो आप, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या आपका लीकी गट अमूमन लोगों को होता ही है, ज़्यादातर लोगों को, 90% लोगों को, तो वो आपको परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो कोशिश यही करें कि रॉ वेजिटेबल सैलड वगैरह ना खाएं, कभी कभी खा लें, कभी ना खाएं तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, पका के सब्जियों को खा सकते हो, सब्जियां कच्चे अगर आप खाते हो तो आपको कई बार नुकसान भी करती हैं। तो देख ले तो लो, हालांकि मैं इस पे अभी रिसर्च में कर रही हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा और मुझे सर्च करने में। तो उसमें जब मैं कंफर्म हो जाऊंगी, किसी रिजल्ट पे पहुंचूंगी तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इसके साथ यहीं पर बता दे रही हूँ कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रॉ फूड पे मत जाओ। हाँ, फ्रूट्स इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, तो सुबह से दोपहर तक खा सकते हो, क्योंकि वो पके हुए होते हैं, ऑलरेडी पके हुए होते हैं, नेचर ने उन्हें पका दिया है। लेकिन जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं वो आपके पेट में जाती हैं जब, तो फिर वो गैस बहुत बनाती हैं, उनको एसिड चाहिए, जो चाहिए एसिड लेके वो बॉडी का, और गैस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं, और आपको लीकी गट है या गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो, वो आपकी बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ को आप देख लो, ठीक है। तो सब्जियों का यही है कि कोशिश यही करो कि पका के खाओ सब्जियों को। कुछ सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे कि ककड़ी, खीरा, वो भी दोपहर के टाइम पे, हर टाइम नहीं खा सकते आप। तो रिफ़्रेशमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए आप इस तरह का ककड़ी, खीरा अगर गर्मी का मौसम है तो खा सकते हो थोड़ा सा। और ठंडी में भी, ख़ास तौर से अगर धूप नहीं निकल रही है तो फिर कच्ची सब्ज़ी मत खाओ, पका के ही खाओ सब्ज़ी को। और अगर धूप निकली हुई है तो थोड़ी बहुत आप खा सकते हो दोपहर के टाइम पे कच्ची सब्ज़ी जो होती है, रॉ वेजिटेबल सैलेड वगैरह। और इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपकी, मैं हर बार यही बताती हूँ कि आपकी डाइट का एक बड़ा पार्ट जो है वो प्रोटीन और फैट पे ही आपका ध्यान होना चाहिए। इन सब पेड़ पौधों के पीछे ज़्यादा मत भागो आप। थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए ले लिया तो ठीक है, वो भी आप दोपहर तक ही ले सकते हो। सुबह से जब सूरज निकला हुआ हो, सूरज पीक पर हो, सूरज निकलने से लेकर सूरज जब तक पीक पर हो, उसके बाद जब सूरज ढलने लगता है फिर आप कोई भी, ना तो फल खाओ कच्चा, ना ही कोई सब्ज़ी खाओ। उसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए कुछ एक विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो भी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनमें से हैं फोलेट, जिंक, और जो जिंक जो है वो आपके एग को बहुत हेल्दी बनाता है। तो जिंक किस में मिलता है, रेड मीट में सबसे ज़्यादा मिलता है जिंक। उसके अलावा सेलेनियम, सेलेनियम जो है आपको रेड मीट में भी मिलता है, यानी बीफ या बफेलो या फिर ये जो लैम्ब और गोट का, जो बकरी वगैरह का लाल गोश्त जो होता है रेड मीट, वो बहुत हेल्प करता है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का होता है। और सेलेनियम जो है वो ऑर्गन मीट में भी, जैसे कि ये गुर्दा, कलेजी इसे कहते हैं, किडनी और लीवर, इसमें भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा।
ये सेलेनियम जो होता है ये आपको अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर मतलब कंसीव हो जाता है और मिसकैरेज हो रहा है आपके, तो फिर आपको जो है आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, आप उसको पूरा करें। उसके अलावा विटामिन डी जो है वो धूप से मिलता है। और ओमेगा थ्री भी आपको उससे मिल जाएगा, ये जो फैट होता है यानी कि चर्बी, यानी कि आप अपना खाना जो है वो चर्बी में बनाएं, उससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा, ओमेगा थ्री भी मिलेगा और सभी फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स जो हैं वो भी मिलेंगे। उसके अलावा आयरन और विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है वो भी आपको चर्बी से मिलेगा, तो आप अपने खाने में चर्बी, बटर, घी इस टाइप की चीज़ें लें। खाना जो है वो चर्बी में बनाएं और बटर और घी ऊपर से आप डाल सकते हो अगर खा रहे हो, और वरना सादा ऐसे भी रूखा भी खा सकते हो बटर बटर। और आयरन जो है वो आपके रेड मीट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आयरन के लिए आप रेड मीट लें। आयरन की अच्छा जो सप्लीमेंट होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, और वो हमारी बॉडी जो होती है एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सिंथेटिक बना हुआ होता है, बॉडी उसको नहीं लेती है। तो कोशिश यही करें कि वो वाला आयरन आप ना लें, जो पिल्स आती हैं वो आपको नुकसान ही देगा। और आयरन का सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो रेड मीट होता है, तो आप अपने खाने में रेड मीट के अच्छी क्वांटिटी रखें। उसके अलावा एग्स में भी पाया जाता है। तो यहाँ न्यूट्रिशन के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं पीछे, वो सभी आपको मीट और मीट से मतलब नॉन वेज में भरपूर मिलती हैं, तो आप अपने खाने में नॉन वेज जो है वो अच्छे से रखें। नॉन वेज यानी कि ये गोश्त की आइटम, और उसके साथ ही वो बने होना चाहिए चर्बी में, तो आपका न्यूट्रिशन जो है कंप्लीट होगा और आपको बेबी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो इसके लिए वही है कि हेल्दी कीटो डाइट आप अपनाएं, और थोड़े बहुत फाइबर वगैरह के लिए आप सुबह के टाइम पे रिफ़्रेशमेंट के लिए और फाइबर के लिए जो सीज़न में आपके फ्रूट्स चल रहे हैं वो भी ले सकते हो। सुबह से दोपहर जब सूरज निकल आए तब से लेकर दोपहर तक के दोपहर जब सूरज पीक पे होता है 2-3 बजे तक खा सकते हो। इस सभी के साथ प्रेगनेंसी के लिए कुछ डेज़ होते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। जैसे नॉर्मली पीरियड 28 डेज़ का होता है, किसी किसी का ड्यूरेशन अलग भी हो सकता है। तो 20 मगर ज़्यादातर जो है वो 28 डेज़ का ही पीरियड होता है, कभी कम या कभी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर नॉर्मली जो है एक हेल्दी औरत जो होती है उसका जो पीरियड होता है वो 28 डेज़ का ही होता है, जो नॉर्मल हेल्दी पीरियड की टाइम लाइन होती है वो 28 डेज़ की होती है। और ज़्यादातर एक हेल्दी 25 से 30 साल की औरत जो होती है उसका जो पीरियड होता है वो 5 से 7 दिन का होता है अमूमन। शुरू में जब पीरियड स्टार्ट होता है टीन एज में 13-14 ईयर में, तो कुछ सालों तक 18 या 20 ईयर तक 7 डेज़ का होता है, उसके बाद वो घट के 5 डेज़ का रह जाता है। और मोनोपॉज तक यानी कि जब आपका 50 या 60 ईयर में जब पीरियड आपका बंद होने वाला होता है तब तक भी वो ज़्यादातर 5 डेज़ का ही रहता है। किसी किसी का थोड़ा सा कम भी हो जाता है, 3-4 डेज़ का, लेकिन ज़्यादातर जो है 5 या 4 डेज़ का ही मोनोपॉज तक रहता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ, अब आपका अगर थोड़ा सा पीरियड इधर उधर होता है तो आप उस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पीरियड होता है वो अगर 5 डेज़ वाला जो पीरियड होता है, क्योंकि जब औरतों की शादी होती है आजकल लेट ही हो रही है 25-26 साल में, तब तक जो है 5 डेज़ का ही रह जाता है पीरियड ज़्यादातर। तो 5 डेज़ का जब पीरियड आपका पीरियड का टाइम ख़त्म हो जाता है, 5 डेज़ में ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है, तो फिर 6, 7, 8 यानी छठा, सातवां और आठवां दिन जो होता है वो आपके सेफ डेज़ होते हैं पीरियड ख़त्म होने के बाद।
मतलब इन दिनों में छठे, सातवें और आठवें दिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, पीरियड ख़त्म होने के बाद के शुरू के ये 3 दिन। उसके बाद 9, 11, 15 और 17वें दिन, मतलब 9वें दिन से 17वें दिन तक हर एक दिन के बाद कंसीव करने के हाई चांसेस होते हैं। इसके अलावा 28 दिन के पीरियड में ओवुलेशन जो होता है ज़्यादातर 14वें दिन होता है, तो ओवरी से एग रिलीज होने के 48 घंटे तक वो ज़िंदा रहता है, उसके बाद डेड हो जाता है। इसी तरह स्पर्म भी 48 घंटे तक स्ट्रांग रहता है, फिर उसके बाद वो कमज़ोर हो जाता है। तो ओवुलेशन यानी कि एग रिलीज होने के आसपास के दिनों में अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। 90% चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, वरना आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 28 डेज का पीरियड है तो 13वें या 14वें दिन से आप टेस्ट कर सकते हैं किस दिन ओवुलेशन हुआ, मतलब किस दिन एग रिलीज हुआ। अगर उस दिन आप सेक्स करते हैं ओवुलेशन वाले दिन ही या फिर उसके आसपास के दिन में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ। ओवुलेशन टेस्ट करने के लिए एक किट होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जैसे किट आती है उसी तरह की होती है, तो आप खुद भी ले सकते हैं फार्मेसी से, और वरना फिर आप किसी गायनी की इस चीज़ में हेल्प ले सकते हैं कि वो ओवुलेशन का आपका डेज का जो है ओवुलेशन के लिए कोई अच्छी सी आपको किट लिख दे, तो वो भी आपकी इसमें हेल्प कर सकती है, वरना ये इजीली आपको केमिस्ट के यहाँ मिल जाती है। तो ओवुलेशन किट से जो है उससे आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका एग किस दिन रिलीज़ हुआ है, फिर आप उस दिन भी उसके लिए ट्राई कर सकते हैं और उसके आसपास के 1-2 दिन तक भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जिस दिन आप प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए अपने प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स करते हैं तो फिर ये ध्यान रखें कि 1 घंटा तक आप लेटे रहें, जैसे सेक्स करने के बाद 1 घंटा तक लेटे रहें, उठे नहीं, ताकि स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच जाए। इसके अलावा एक काम और करना है कि जब आप बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई करें तो मर्द को चाहिए कि 1 महीने तक सेक्स ना करे। उस दिन जब आप ट्राई कर रहे हो बेबी कंसीव करने के लिए, उससे पहले 1 महीने तक सेक्स ना करे, 1 महीने बाद जो डेज बताए हैं उन डेज में, वरना ओवुलेशन वाले जो ओवुलेशन का जो डे होता है अगर वो आपको कंफर्म हो जाता है तो उस दिन या उसके आसपास के दिन में आप अगर सेक्स करते हैं तो आपको 90% चांसेस हैं कि बेबी कंसीव हो जाएगा, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो ये जो है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड सीरीज़ है, तो इसमें मैंने मतलब आपको यहाँ लेडीज़ के बारे में ज़्यादा मैंने बताया है। दूसरी एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इनफर्टिलिटी इन मैन, क्योंकि मर्दों में भी होती है इनफर्टिलिटी, तो उसकी क्या क्या वजह होती हैं और उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है। तो आप इसके लिए टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन टेस्ट इस किस्म के बहुत महंगे होते हैं और रिज़ल्ट भी कोई ख़ास देते नहीं हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसी पर ध्यान रख के आप जो है कोशिश करें तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो फिर तो ऊपर वाले की मर्ज़ी समझिए आप, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको करके 90% चांसेस है कि आपको बेबी जो है कंसीव हो जाए। और फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप अडॉप्ट कर सकते हो, वरना ये है कि ट्राई कर सकते हो, फ्यूचर में ट्राई करते रहो 2-3 साल तक, क्योंकि कुछ लोगों को 2-3 साल भी लग जाते हैं। और औरतों में मैंने पीछे बता ही दिया है कि एक बहुत बड़ी वजह होती है प्रेगनेंसी में दिक्कत आने की, या तो अगर वो पिकॉर्ड या फिर फाइब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं। पिकॉस के बारे में तो पता ही नहीं होता है लोगों को, क्योंकि शुरुआती स्टेज होती है तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम है। तो आप जो है पिकॉज वाली वीडियो ज़रूर देखें, पिकॉज और फाइब्रॉइड पे जो मैंने बनाई है, और अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो उसी तरह से उसमें जो मैंने उपाय बताए हैं
वो आप फॉलो करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको 1 साल के अंदर ही या फिर 2 साल के अंदर ही बेबी कंसीव हो जाए। और इसके साथ ही अगर फाइलोपियन ट्यूब में भी कभी कभी ब्लॉकेज होती है, तो अगर आप मैंने जिस तरह से डाइट बताई है, डाइट और फास्टिंग करते हो आप ठीक से, तो फिर वो भी आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। उसमें भी ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाएगी वो। क्योंकि जब आप फास्टिंग करोगे, फास्टिंग से होता है ब्लॉकेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ खुलती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और अगर आप इस वीडियो को में जो मैंने बातें बताई हैं उनको फॉलो करके और आपको अगर बेबी मिल जाता है, तो आप बेबी पा लेते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। इसके अलावा एक बात और भूल गई मैं पीछे बताना, मैंने जो बताया है ओवोल्यूशन के डेज़ के बारे में, तो वो 28 डेज़ के पीरियड के हिसाब से है कैलकुलेशन। अब अगर आपका पीरियड जो है इर्रेगुलर है, तो फिर आपकी कैलकुलेशन ओवोल्यूशन की डिफरेंट हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, इसका मतलब है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो पिकॉज है आपको, और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको पिकॉज हो अगर आपका पीरियड इरेगुलर है। और मैंने पिकॉज की जो वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखें अगर इरेगुलर पीरियड है आपका। पिकॉज कंफर्म नहीं भी है तब भी उसमें जो मैंने टिप्स बताए हैं वो ज़रूर फॉलो करें आप। वैसे भी आप अगर लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट हाई प्रोटीन वाली डाइट करोगे, तो फिर आपका जो इर्रेगुलर पीरियड है वो भी नॉर्मल की तरफ आएगा। और नॉर्मल की तरफ जैसे ही आने लगेगा तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो इसमें अगर इरेगुलर है भी आपका, मतलब जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो है आप ओवोल्यूशन किट से या फिर अपने डॉक्टर का सहारा ले सकते हैं ओवोल्यूशन डेज के बारे में पता करने के लिए। और वरना जो किट होती है, अंदाज तो हो गई आपको कितने दिनों पे आपका पीरियड होता है। हाँ, अगर महीनों के हिसाब से आपका पीरियड इरेगुलर है, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, फिर तो आपको कंफर्म पिकॉर्ड है या फिर आप फाइब्रॉइड है, क्योंकि इसी में इतना ज़्यादा होता है पीरियड गैप जो होता है। और तो इस चीज़ के लिए आप पहले इस तरफ ध्यान दें कि आपकी ये पीरियड जो है ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो, पिकॉर्ड या फेब्रॉइड वाली। तो फिर आप जो है हालांकि फेब्राइड जो होता है वो ज़्यादातर 40 से ऊपर वालों को ही होता है, 40 से ऊपर जो हो जाते हैं, मगर आजकल खान पान ऐसा है कि जल्दी भी कुछ कह नहीं सकते। और पिकॉज जो होता है वो तो स्टूडेंट एज में भी हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है लेकिन हो जाता है स्टूडेंट एज में भी। तो इस तरफ आप ध्यान दें कि पहले आपका पिकॉज जो है वो पिकॉज या पिकॉर्ड है अगर आपको, तो वो आपका ट्रीट हो, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देखें किस तरह से डाइट फॉलो करके आप अपने पिकॉज जो है उससे छुटकारा पा सकते हो, पिकॉज हो या पिकॉर्ड हो। उसके बाद जब पीरियड आपका रेगुलर हो जाएगा तो आपको खुद ही ओवोल्यूशन का जो किट होती है उससे आप खुद भी पता कर सकते हो आपके ओवोल्यूशन के डेज कौन से हैं। और फिर जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उस तरीके से आप करोगे फॉलो, तो फिर आपको ज़रूर बेबी हो जाएगा।